आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिकल साइंस में थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मीय चालकता। अब ऊष्मीय चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले हम कुछ रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं। पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा या इसके पहले के क्लासों में हमने जो पढ़ा था हीट चैप्टर में, वहाँ तुम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र होने के जो 3 कंडीशन हमने पढ़े थे, संचालन, संवहन या विकिरण या कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा। अभी सिर्फ हम इतना जानते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। जैसे मान लो कोई भी एक मेटल सरफेस है, अगर इस एंड को हम लोग गर्म कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ मैंने एक बर्नर लगा रखा है, यानी यहाँ पे इस एंड पे आग लगा रखी है, तो वो मेटल सरफेस जो है यहाँ गर्म हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पहुँच जाएगा ड्यू टू कंडक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं। तो अणुओं की दृष्टि में यानी एटॉमिक स्केल पे क्या हो रहा है ये भी हमने पहले जाना हुआ है। एक बार थोड़ा और जान लेते हैं। जो हमने जाना है कि जब इस साइड में को गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो एटम्स है, मान लो यहाँ पे जो एटम्स है वो क्या होंगे, वो धीरे धीरे ये ऊष्मा ग्रहण करेंगे। धीरे धीरे जो एटम्स ऊष्मा ग्रहण करेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये वाइब्रेट करेंगे, ये और ज़्यादा ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे। अपने ही पोजीशन पे रह के ये अपने पीरियडिकली वाइब्रेट करते रहेंगे। अब जब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिशन बढ़ जाएगा। ये वाइब्रेट करेगा ऐसे, ये जब वाइब्रेट करेगा तो ऐसे 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 ऐसे, ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिशन भी बढ़ जाएगा। और जितना नंबर ऑफ कोलिशन बढ़ेगा, जो ये काइनेटिक एनर्जी जो वाइब्रेशन के थ्रू हो रहा है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा इस लेयर ऑफ मॉलिक्यूल से, इस लेयर ऑफ एटम से सेकेंड लेयर में चला जाएगा, सेकेंड से थर्ड लेयर में चला जाएगा, थर्ड से फोर्थ में चला जाएगा। इसी तरह से ये वाइब्रेशन जो है, ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, वो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये वाला सरफेस भी तब हो जाएगा हॉट, ये वाला सरफेस भी गर्म हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा कंडक्शन का प्रोसेस, किस तरह से एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम। यानी यहाँ का एटम उठ के, यहाँ का गर्म एटम उठ के यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ का एटम सिर्फ अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ये था कंडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल। तो हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में थर्मल कंडक्टिविटी, वो क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? ये है किसी भी पदार्थ के ऊष्मा परिचालन की क्षमता, किसी पदार्थ के ऊष्मा परिचालन की क्षमता को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं, या द कैपेसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मैटर। ठीक, अब इसको अगर डेफिनेशन लिखना है, ऊष्मीय चालकता की परिभाषा अगर ध्यान दो तो क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ की ऊष्मा परिचालन की क्षमता। किसी पदार्थ की ऊष्मा परिचालन की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊष्मीय चालकता, या अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट is called thermal conductivity of a matter. The capacity of conduction of heat of a matter. Capacity of conduction of heat of a matter is called thermal conductivity. यानी कोई भी मेटल हो, कोई भी पदार्थ हो, वो कितनी ऊष्मा को अपने एक सिरे से दूसरे सिरे में भेज सकता है, उस क्षमता को ही कहा जाता है ऊष्मीय चालकता, या इंग्लिश में कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। और जिस चिन्ह से या जिस फिजिकल क्वांटिटी से इसे डिनोट किया जाता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को देख के ही लगे कि हाँ ये थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मीय चालकता को दर्शा रहा है, उसको कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसका सिंबल है के। ये के ही है असल में, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, या शॉर्ट फॉर्म में से सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इस सिंबल के द्वारा थर्मल कंडक्टिविटी को दिखाया जाता है या सिंबलाइज किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब हम जानते हैं कि ये जो थर्मल कंडक्टिविटी हमने जाना, जो किसी पदार्थ के ऊष्मा परिचालन की क्षमता है, तो क्या ये हर पदार्थ की सेम है? क्या हर पदार्थ में के का मान सेम है?
तो ये हमें जानना होगा कि पदार्थों को वर्गीकृत किया गया, यानी पदार्थों को डिवाइड किया गया है दो रूप में। उनकी चालकता के ऊपर पदार्थों को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। एक को बोला गया, फर्स्ट बोला गया कंडक्टर एंड सेकंड को बोला गया बैड कंडक्टर या इंसुलेटर, या इसे हम लोग बोल सकते हैं गुड कंडक्टर। फर्स्ट को बोला गया गुड कंडक्टर और सेकंड को बोला गया बैड कंडक्टर इंसुलेटर। अब गुड कंडक्टर क्या है, बैड कंडक्टर क्या है, ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये तुम्हें मालूम है। ठीक, थर्मल कंडक्शन में यानी ऊष्मीय चालकता में गुड कंडक्टर क्या होगा, यानी जो पदार्थ ऊष्मा को अपने एक सिरे से दूसरे सिरे में सरलता पूर्वक पास कर सके या सरलता पूर्वक जाने दे, उसे ही कहेंगे गुड कंडक्टर। और जो पदार्थ ऐसा ना करे उसे कहेंगे बैड कंडक्टर इंसुलेटर। तो जनरली जितने भी मेटल्स हम देखते हैं वो ऑलमोस्ट सारे मेटल ही गुड कंडक्टर होते हैं। सारे यानी ऑल मेटल, ऑलमोस्ट ऑल मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, एक्सेप्ट लेड। एक्सेप्ट कौन है, लेड के, एक्सेप्ट है LEAD, लेड। एक्सेप्ट लेड यानी शीशा जो है ऐसा एक मेटल है जो धातु होने के बावजूद भी एक बैड कंडक्टर है, यानी उसमें से ऊष्मा का परिचालन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। क्लियर हुआ? तो गुड कंडक्टर की श्रेणी में कौन आता है, ऑलमोस्ट सारे मेटल आते हैं एक्सेप्ट लेड जो एक बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर किसे कहेंगे, जो ऊष्मा का परिचालन नहीं होने देंगे उन्हें बैड कंडक्टर कहेंगे। तो जितने भी हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, यानी जितने भी अधातु हैं, नॉन मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे के सारे बैड कंडक्टर कहलाते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन कौन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट जो है ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर्स है। इतने देखा जाए तो डायमंड इतना बेटर कंडक्टर है कि डायमंड सबसे बेस्ट गुड कंडक्टर, यानी मेटल्स में मेटल में जो है, मेटल में सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर है वो है कौन, सिल्वर, फिर कॉपर आता है और फिर आता है एल्युमिनियम। सिल्वर आता है, कॉपर आता है, एल्युमिनियम जो है ये मेटल्स में, मेटल की श्रेणी में सबसे बेस्ट है सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम आता है। ठीक, मेटल में। लेकिन नॉन मेटल में कौन है, नॉन मेटल में जैसे हमने जाना सारे के सारे अधातु यानी सारे के सारे नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर है एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो ये देखा गया है कि डायमंड नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसका जो कंडक्शन है, इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो सिल्वर जो सबसे बेस्ट मेटल है उससे भी 5 गुना ज़्यादा है। यानी सिल्वर का जो थर्मल कंडक्टिविटी होगा उससे भी 5 टाइम्स ज़्यादा है डायमंड का, इवन दो इट इज़ अ नॉन मेटल। एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर से बहुत ज़्यादा है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ एक्सेप्शन थे। तो हमने जाना गुड कंडक्टर में सारे के सारे मेटल आते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल एक्सेप्ट लेड। और गुड कंडक्टर यानी मेटल्स में जो आता है सबसे पहले आता है सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम। थर्मल कंडक्टिविटी के बेसिस में सबसे पहले सिल्वर है। सबसे अच्छा चालक जो है मेटल्स में वो सिल्वर है, और सबसे अच्छा चालक जो है वो नॉन मेटल्स में कौन है, डायमंड और ग्रेफाइट। जनरली यही दो जो है जो नॉन मेटल में चालक है। बाकी जितने भी अधातु है वो बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। लिक्विड फॉर्म में ये भी सवाल कभी कभी आता है कि लिक्विड फॉर्म में कोई मेटल है जो चालक है। तो हमें मालूम है मरकरी जो है Hg, मरकरी ले लो। ये मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में ऐसा एक मेटल है जो गुड थर्मल कंडक्टर है। जितने भी गैसेस हैं वो सारे के सारे बैड कंडक्टर होते हैं। जितने भी बैड कंडक्टर में गैसीय स्टेट में, जितने भी गैस है वो सारे के सारे बैड कंडक्टर्स होते हैं। वैक्यूम, अब जैसे तुमने देखा होगा जो भी थर्मल फ्लक्स जो होता है, थर्मोफ्लक्स के बीच में यहाँ पे एक गैप रखा जाता है, यहाँ वैक्यूम रखा जाता है। ठीक, वो वैक्यूम क्यों रखते हैं, क्योंकि वैक्यूम जो है सबसे अच्छा इंसुलेटर है। यहाँ से ऊष्मा जो है यानी हीट जो है ना यहाँ से प्रोपागेट कर पाएगा अंदर का हीट बाहर आ पाएगा, क्योंकि बीच में कोई भी मीडियम नहीं। तो वैक्यूम जो है वो सबसे अच्छा इंसुलेटर बोल सकते हो।
इसके बाद हमने जैसे देखा कॉटन, फाइबर, ग्लास, पेपर, कॉर्क, वाटर, वुड, रबर, पॉलिस्टर, ये सारे के सारे बैड कंडक्टर्स आते हैं। और हमने ये भी जाना कि लिक्विड स्टेट में जो है, लिक्विड स्टेट में कौन है, मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में मरकरी जो है जो एक गुड कंडक्टर है, जो एक गुड कंडक्टर है लिक्विड स्टेट में। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ गए। अब हम जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन तो हमने जान लिया, किसी पदार्थ के ऊष्मीय परिचालन को की क्षमता को ही हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। अब इसका मैथमेटिकल रूप जानते हैं। मैथमेटिकल रूप तुम्हारे चलो मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं ऊष्मीय चालकता की। मैंने एक मेटल का क्यूबॉइड बनाया, ठीक है। मान लो इसका ये वाला साइड है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका ए है। एरिया क्या है, कैपिटल ए से हम चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग मान लेते हैं डी, यानी उसका लेंथ मान लेते हैं हम लोग डी, ठीक है। हम क्या मानते हैं, उसका ये जो साइड है, इस साइड का टेम्परेचर हम मानते हैं θ2, और ये जो साइड है, इस साइड का टेम्परेचर मानते हैं θ1। क्या क्या माना, लेंथ माना हमने डी, इस साइड का जो टेम्परेचर वो θ2 माना, इस साइड का टेम्परेचर θ1 माना, और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया माना ए। अब अगर मान लो टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ θ2 है और यहाँ θ1 है, यानी हॉटर ये साइड है, ये हॉटर साइड है, ये कोल्डर साइड है, और हीट हमेशा फ्रॉम हॉटर साइड टू कोल्डर साइड फ्लो करेगा। यानी हीट किस तरफ फ्लो करेगा, हीट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू दिस क्रॉस सेक्शन। ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इसके परपेंडिकुलरली हीट फ्लो करेगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक। अब कितना हीट फ्लो करेगा उसको हम लोग मान लेते हैं Q, उसको हम मानते हैं Q। Q इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट विल फ्लो, जो फ्लो करेगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, इस साइड से इस साइड परपेंडिकुलरली फ्लो करेगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है θ2 और θ1, जहाँ पे θ2 वो बड़ा है θ1 से, θ2 बड़ा है θ1 से, यानी ये हॉटर साइड है, ये कोल्डर साइड है, और हमें मालूम है हीट हमेशा हॉट साइड से कोल्ड साइड में फ्लो करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये देखा गया है अमाउंट ऑफ हीट, जो Q की मात्रा होगी, हीट की जो मात्रा होगी जो इस साइड से इस साइड फ्लो करेगी, ये देखा गया है, ये Q की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया A के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया A, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके साथ प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एरिया जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा हीट जाएगी, एरिया जितना कम होगा उतना कम हीट जाएगी। ये हुआ। Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, यहाँ से इस साइड में, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अब हीट को यहाँ से यहाँ जाने में एक समय लगेगा, टाइम लगेगा, उस टाइम को हम लोग चिन्हित करते हैं T से। टाइम को हम लोग क्या सिम्बलाइज करें, T से। तो Q को यानी हीट को यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा, Q उसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा हीट जाएगा, और जितना कम टाइम लगेगा उतना कम हीट जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। नेक्स्ट, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, टेम्परेचर डिफरेंस। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी θ2 यहाँ का और θ1 यहाँ का, तो डिफरेंस क्या होगा, θ2 माइनस θ1। इस टेम्परेचर डिफरेंस के साथ भी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब क्या, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इसका मतलब ये इस साइड का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा और इस साइड का टेम्परेचर जितना कम होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस भी उतना ही कम होगा, है कि नहीं। मान लो यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 90, वो ज़्यादा है। यहाँ का मान लो 100 और यहाँ का मान लो है 80, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 10। तो पहले था 90 और अभी हो रहा है अगर 10, इमेजिन करें तो 90 वाले केस में ज़्यादा हीट फ्लो करेगा, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा Q का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये और देखा गया है, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। इसका थिकनेस जितना ज़्यादा होगा, इस स्लैब का थिकनेस जितना ज़्यादा होगा उतना कम हीट फ्लो करेगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, और थिकनेस जितना कम होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। क्लियर हुआ। तो इन चारों को अगर एक साथ लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, Q प्रोपोर्शनल टू A T θ2 माइनस θ1 बाई D। अब ये प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू K A T θ2 माइनस θ1 बाई D। तो यहाँ पर ये जो K आया, ये K ही असल में कौन है, यही है तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी।
यही असल में है तुम्हारा थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये है तुम्हारा मैथमेटिकल फॉर्म, जहाँ पे हमने देखा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, T इज व्हाट, T इज टाइम, T इज एक्चुअली व्हाट, T इज एक्चुअली व्हाट, T इज द टाइम। T क्या है? टाइम है। टाइम कौन सा टाइम? हीट को फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड फ्लो करने में जो टाइम लगेगा वो है T। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। इस सिंगल टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर या इसके टेम्परेचर पर नहीं, इन दोनों के टेम्परेचर के अंतर पर, डिफरेंस पर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस, इसका थिकनेस जो होगा उसके थिकनेस के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Q, द अमाउंट ऑफ हीट फ्लो, यानी जितनी ऊष्मा परिचालन होगी उसकी मात्रा इन कारकों पर निर्भर। यानी ये सवाल बहुत बार आता है, Q की मात्रा यानी कितनी ऊष्मा परिचालन होगी वो किस पे निर्भर करता है? तो हमने देखा वो निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, एरिया पर, समय पर, टाइम पर, ऊष्मा के और देखा टेम्परेचर डिफरेंस पर, और हमने देखा विलोम अनुपाती होता है थिकनेस पर, यानी जिस पदार्थ से आ रहा है उसकी जो मोटाई है उसके साथ विलोम अनुपात होता है Q का मान, यानी Q इन कारकों पर निर्भर करता है। ये हमने देखा। तो इसके जरिए हमने K का मान निकाला, यानी K क्या है, K यहाँ से निकाल लिया। K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। और ये देखा गया है K जो है, इस K का मान निर्भर करता है किस प्रकृति का, यानी ये जो मेटल, ये जिस भी मेटल का बना है, जिस भी पदार्थ का ये बना हुआ है, K का मान उस पदार्थ पर निर्भर, यानी अलग अलग पदार्थों का, यानी कॉपर का, आयरन का, स्टील का, एल्युमिनियम का, इन सब का अलग अलग पदार्थों के लिए K का मान भी अलग अलग ही होगा। यानी K का मान जो है, K का वैल्यू मेनली डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल यानी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है K का मान। क्लियर हुआ? तो ये है तुम्हारा Q का मैथमेटिकल फॉर्म, Q इक्वल टू K A θ2 माइनस θ1 T/D। अब मान लेते हैं अगर कोई भी पदार्थ, यानी जो भी हमने यहाँ पे एक क्यूबॉइड माना था, ये जो हमने एक क्यूबॉइड माना था, एक मेटल माना था, मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 1 यूनिट। अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन यानी A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, D थिकनेस भी, ये जो थिकनेस जो था ये भी अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, θ2 माइनस θ1 यानी यहाँ और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस भी 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी θ2 माइनस θ1 भी अगर 1 डिग्री सेल्सियस है, और T अगर 1 सेकंड लेता है टेम्परेचर यहाँ से यहाँ, यानी हीट को यहाँ से यहाँ फ्लो करने में 1 सेकंड, तो देखो अगर ये सारे इन सभी मानों को हम यूनिट मान लें, यानी 1 मान लेंगे, तो Q इक्वल टू क्या निकलता है? K। तो Q इक्वल टू क्या निकल रहा है? K निकल रहा है। इसका मतलब क्या? Q का मान K, इसका मतलब ये कि कोई भी पदार्थ कोई भी किसी मटेरियल का बना हो, कोई भी पदार्थ जिसका अगर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया हो, यानी इकाई क्षेत्रफल, इकाई थिकनेस यानी इकाई मोटाई की, और तापमान में परिवर्तन, तापमान में अंतर भी 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो एक सेकंड में एक साइड से दूसरे साइड जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर ही है, 1 सेंटीमीटर दूर एक तरफ से दूसरे तरफ जो अमाउंट ऑफ हीट जाएगा वो Q के बराबर ही होगा, यानी उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कॉपर का जो है उसका जो है थर्मल कंडक्टिविटी का मान अगर हम उदाहरण के लिए माने वो है 0.92 कैलोरी। अब ये लिखने का मतलब क्या है? 0.92 कैलोरी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक कॉपर का टुकड़ा लिया जाए जिसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर हो, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, टेम्परेचर डिफरेंस हमने मेंटेन किया हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस का, नहीं यहाँ पे जो टेम्परेचर है यहाँ उससे 1 डिग्री कम है, टेम्परेचर डिफरेंस अगर 1 डिग्री सेल्सियस का हो, तो 1 सेकेंड में इस साइड से इस साइड में जो अमाउंट ऑफ हीट जाएगा वो होगा 0.92 कैलोरी। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये है कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी 0.92 कैलोरी। ये इस लाइन का ये मतलब निकला। अब देखा जाता है कि आइडियल कंडक्टर, अगर आइडियल यानी एकदम सबसे अच्छा सुचालक अगर हो, सबसे अच्छे सुचालक का K का मान होता है इन्फिनिटी। K का मान होता है इन्फिनिटी का मतलब जितना भी यहाँ पे ऊष्मा दिया जाएगा पूरा का पूरा ऊष्मा यहाँ मिलेगा, जितना ऊष्मा यहाँ आएगा पूरा का पूरा ऊष्मा वहाँ जाएगा अगर K का मान इन्फिनिटी है। इसका मतलब ये, ठीक। तो ये कब होगा? ये आइडियल
आइडियल कंडक्टर के लिए यानी एकदम सर्वोत्तम सुचालक के लिए के का मान इन्फिनिटी होना चाहिए, और अगर कुचालक है यानी बैड कंडक्टर है तो उसके लिए के का मान 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये जो केस है के इन्फिनिटी और के इक्वल टू 0, ये एक्सट्रीम केस है, यानी सबसे अच्छे सुचालक और सबसे बुरे कुचालक में के इक्वल टू 0 और के सुचालक में के इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो ये आइडियल केस है, लेकिन ऐसा कोई भी मेटल आज तक नहीं मिला है जहाँ पे के का मान इन्फिनिटी होगा, और ऐसा कोई भी नॉन मेटल नहीं मिला या कुचालक नहीं मिला जहाँ के का मान 0 होगा। क्लियर हुआ? तो ये एक्सट्रीम कंडीशन है, ये थियोरेटिकल है, ये प्रैक्टिकली इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ये थियोरेटिकल कंसेप्ट। क्लियर हुआ? अब हम जानते हैं इस के का यूनिट क्या होगा। अब इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो क्या, के इक्वल टू क्यू इंटू डी बाई ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 टी। ठीक, अब इसका यूनिट क्या हो सकता है? अगर सीजीएस सिस्टम में देखें, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, ध्यान से देखो, क्यू क्या है? हीट है, हीट की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या है? कैलोरी। डी क्या है? डी है थिकनेस, सीजीएस में मान लेते हैं सेंटीमीटर। एरिया है, सेंटीमीटर में मान रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इनटू टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है? सेकेंड। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यानी बचा क्या? कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। ये निकल गया तुम्हारा सीजीएस सिस्टम। ये निकला कहाँ? सीजीएस सिस्टम में। इसी को हम लोग एसआई सिस्टम में करें, इसी को अगर हम लोग ऐसा ऐसे मैं यहाँ करता हूँ, एसआई सिस्टम में अगर करेंगे तो देखो कि क्या निकलेगा। एसआई सिस्टम में क्यू क्या होगा? जूल आएगा। एसआई सिस्टम ये होगा जूल, ये होगा बी हम करेंगे मीटर, एरिया होगा मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग कर लेते हैं केल्विन, और ये होगा सेकेंड। मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो बचा क्या? जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड हो। तो ये निकला एसआई सिस्टम। इसका एक और व्यू है, जूल पर सेकेंड असल में होता है वाट पर मीटर पर डिग्री केल्विन। ठीक, यानी ये इसका एक और रूप। क्लियर हुआ? वाट पर मीटर पर केल्विन। क्लियर हुआ? तो ये है इसका एसआई रूप, जूल पर मीटर पर केल्विन पर सेकेंड। उसी को हमने थोड़ा आगे पीछे लिखा है, और जूल पर सेकेंड असल में वाट होता है, तो वाट पर मीटर पर केल्विन ये भी के का एसआई यूनिट निकला है। क्लियर हुआ? अब हम जानते हैं ऊष्मीय चालकता में ही ऊष्मीय प्रतिरोध और ऊष्मीय प्रतिरोधकता यानी थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, ये हम जानते हैं। अब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी हमने करंट चैप्टर में पढ़ा था, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में। तो ऊष्मा में थर्मल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्या मतलब है, या करंट में जो पढ़ा था उसके साथ इसमें कोई सिमिलरिटी है कि नहीं, ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये तो हमने निकाला जो फॉर्मूला क्यू का फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 डी इंटू टी। अब यहाँ से देखो इस टी को अगर हम ऐसे लिखें, क्यू बाई टी इक्वल टू के इंटू ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई डी लिख सकते हैं, क्यू बाई टी। यानी ये देखो क्यू क्या है? फ्लो ऑफ हीट, ये है फ्लो ऑफ हीट, यानी ऊष्मा की मात्रा जो जा रही है, परिचालन कर रही है, और टी क्या है? समय। ठीक, अब देखो करंट में भी तुमने ऐसा ही देखा था, जहाँ आई इक्वल टू क्यू बाई टी पड़ा था, वहाँ क्यू था क्या? चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्यू था चार्ज की मात्रा जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, और टी वहाँ पे भी समय था। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि करंट था। तो ये क्या है? क्यू बाई टी क्या है? ये हीट, ये समय, ये इस क्यू बाई टी को बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसी को बोला जाता है हीट करंट, इसी को बोला जाता है हीट करंट। इसी को बोला जाता है हीट करंट क्यू बाई टी, क्योंकि ये आई इक्वल टू क्यू बाई टी जैसा ही दिख रहा है। तो ये जो क्यू बाई टी इक्वल टू के ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 डी, अब इसी फॉर्मूला को एक और रूप में हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई डी बाई ए इंटू 1 बाई के। देखो
ये K भी 1/A है, D भी 1/A है, ये ऊपर जाएगा तो इसी रूप में आएगा, यानी इसी को हमने सजा के ऐसे लिखा। अब क्यों लिखा, ध्यान से देखो। हमने पढ़ा है करंट में, हमने क्या पढ़ा था, I इक्वल टू क्या पढ़ा, Q/T, जहाँ Q क्या है, चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, और T क्या है, टाइम है, तो I इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट, ये हमने जाना था। हमने ये भी जाना था कि I असल में क्या होता है, V/R होता है। I क्या होता है, V/I क्या होता है, V/R होता है। अगर V में, यानी V में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल V क्या होगा, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे सिंबलाइज करते हैं, वो होता है V2 - V1, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, लिख सकते हैं, V2 - V1/R लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो फॉर्म निकला, I इक्वल टू Q/T इक्वल टू V2 - V1/R, और यहाँ जो Q/T इक्वल टू θ2 - θ1 बाई ये पूरा साइड 1/K D/A, इसके साथ अगर इसको कंपेयर करो तो देखो θ2 - θ1 की जगह क्या है, V2 - V1, या V2 - V1 की जगह θ2 - θ1, यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V2 - V1, टेम्परेचर में क्या हो जा रहा है, हीट में क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है टेम्परेचर डिफरेंस θ2 - θ1, यानी यहाँ पे V2 - V1 के बराबर हो जा रहा है θ2 - θ1। यहाँ R की जगह पूरा का पूरी क्या आ रहा है, 1/K D/A, यानी R बराबर हम बोल सकते हैं R इक्वल टू 1/K D/A। ये जो है इस पूरे को, अब इस इक्वेशन कंपेयर करेंगे तो R की जगह ये है, ये पूरा का पूरा, यानी ये जो है D/K या D/KA, ये असल में क्या है, D/KA, ये असल में क्या है, यही है असल में तुम्हारा ऊष्मीय प्रतिरोध, क्योंकि ये किसके एनालॉजी, किसके साथ सेम दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है R के साथ, और R क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ये R इक्वल टू क्या आ रहा है, D/KA, यही असल में कौन है, ऊष्मीय प्रतिरोध या थर्मल रेजिस्टेंस, यही है तुम्हारा थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, जो इसका मान क्या है, D/KA, D/KA। अब ध्यान दो, इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं V2 - V1, R, हमें R मालूम है, वो क्या होता है, रो इंटू D/A। अगर कोई चालक मान ले जिसका लंबाई है D, क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल A है, और रेजिस्टिविटी अगर रो है, ये हमने R इक्वल टू रो D/A हमने पहले ही पढ़ा हुआ रेजिस्टेंस चैप्टर में। अब इसके साथ दोबारा इसको कंपेयर करो तो देखो D यहाँ पे भी D है, A यहाँ पे भी A है, लेकिन 1/K की जगह कौन है, रो, यानी रो इक्वल टू जो हो रहा है 1/K, रो क्या था, रो यहाँ पे रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टेंस में, यानी करंट चैप्टर जो हमने पढ़ा था, यहाँ रेजिस्टेंस में रो जो था वो रेजिस्टिविटी था, तो ये किसके साथ सेम आ रहा है, 1/K के साथ, यानी ये 1/K जो निकला, ये 1/K जो निकला, यही असल में कौन है, ये असल में है तुम्हारा ऊष्मीय प्रतिरोधकता। ये कौन है, ऊष्मीय प्रतिरोधकता या थर्मल रेजिस्टिविटी, थर्मल, यही है तुम्हारा थर्मल रेजिस्टिविटी। तो हीट, ऊष्मा या ऊष्मीय चालकता जो हमने पढ़ा, उसके साथ करंट का जो क्या सिमिलैरिटी हमने देखा, वो आसानी से इन दो इक्वेशन में हमने देख लिया कि यहाँ पे भी, यहाँ तो जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा था, यहाँ पे भी है तुम्हारा रेजिस्टेंस, लेकिन वो किस नाम से जाना था, थर्मल रेजिस्टेंस, जिसका मान है D/KA, और यहाँ पे जैसे हमने रेजिस्टिविटी जाना था, तो इसमें भी रेजिस्टिविटी है जिसका नाम है 1/K, क्लियर हुआ। तो यह है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन थर्मल रेजिस्टेंस and actual resistance या thermal resistivity and actual resistivity as compared to current and heat, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारा अभ्यास खत्म हो रहा है, अभ्यास को किताब में पढ़ो, वीडियो देखो, कोई भी डाउट हो तो सवाल कर सकते हो।